हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में। तो देखो बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप इन वीडियोस को बहुत अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे और जो पीडीएफ आपको भेजी जा रही है उसको भी आप अपने रजिस्टर में नोट भी कर रहे होंगे। एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, सेकंड भी स्टार्ट हो चुका है, तो बस आप साथ साथ चलते रहिए, उसी से कनेक्टिविटी बनी रहेगी। ठीक है, एक भी क्लास आप छोड़िए मत। रेगुलर आपको स्कूल की तरफ से वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं, तो उनको आप ध्यान से पढ़िए, समझिए और फालतू के कमेंट करने की बजाय कोई क्वेश्चन आप पूछोगे तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्लियर? तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहले कमेंट में एक बच्चे ने नाम तो ध्यान नहीं आ रहा मुझे, 2 क्वेश्चन पूछे हैं। चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 12। तो पहले अपन उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कमेंट में जो बच्चा क्वेश्चन पूछेगा उसका 100% सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। क्लियर है? तो बिल्कुल आप समझिए और पूछिए कमेंट करके। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। तो बच्चों, चैप्टर नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 9 है। हालांकि मैंने आपको इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कराया है। एक जनरल मैंने आपको बताया था, उसी तरह क्वेश्चन है, तो शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, तो दोबारा देखिए। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है आपसे? 2 समान छोटी गेंदें, 2 समान छोटी गेंदें, 2 समान छोटी गेंदें, प्रत्येक का द्रव्यमान स्मॉल m, प्रत्येक का द्रव्यमान स्मॉल m तथा प्रत्येक पर आवेश दो समान छोटी गेंदें, प्रत्येक का द्रव्यमान स्मॉल m तथा प्रत्येक पर आवेश स्मॉल q, सिल्क के धागों से, स्मॉल q सिल्क यानी रेशम, सिल्क के धागों से। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रत्येक धागे की लंबाई, कितनी है बच्चों? स्मॉल l। धागों से लटकाई गई है चित्रानुसार। चित्र बनेगा अभी। चित्रानुसार लटकाई गई है, ठीक है बच्चों? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनके मध्य दूरी स्मॉल x और धागों के मध्य कोण, इनके मध्य दूरी स्मॉल x और जो 2 धागे लटकाए गए हैं धागों के मध्य कोण। धागों के मध्य कोण आपको दिया हुआ है बच्चों 2 थीटा। उसकी वैल्यू दी है आपको 2 थीटा इज इक्वल टू, आपको दिया हुआ है 10 डिग्री। 2 थीटा है। तब साम्य अवस्था में दूरी x का मान ज्ञात कीजिए। तब साम्य अवस्था में दूरी x का मान
दूरी x का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करें। तो क्वेश्चन कह रहा है दो समान छोटी गेंदें एक जैसे आकार की गेंदें हैं, दोनों का द्रव्यमान स्मॉल m है और दोनों पर आवेश बच्चों स्मॉल q है। क्लियर है? तो कहने का मतलब यह हुआ कि हमने इस तरह दो गेंदों को लटका दिया रेशम के धागों से। तो सपोज करो बच्चों, एक गेंद तो ये हो गई, मान लो गेंद नंबर ए, और दूसरी गेंद स्मॉल x दूरी पर है बच्चों, इसको मैंने बोलिए गेंद नंबर बी। क्लियर? दो गेंदें हैं, ये धागे हैं जिनकी लंबाई कितनी है स्मॉल l, यानी इसकी लंबाई भी स्मॉल l है और इसकी लंबाई भी कितनी है स्मॉल l। क्लियर? और अब कह रहा है कि साम्य अवस्था में की बात कर रहा है, दूरी x है और मध्य कोण कितना है 2 थीटा। बच्चों धागों के मध्य कोण 2 थीटा है, इन दो धागों के मध्य कोण कितना है 2 थीटा, तो ये कितना हो जाएगा थीटा, और बच्चों ये भी कितना हो जाएगा थीटा। क्लियर है? अब क्वेश्चन कह रहा है कि साम्य अवस्था में x का मान ज्ञात कीजिए, यानी हमें इस x का मान निकालना है बच्चों। क्लियर है? हमें इस x का मान निकालना है। कहने का मतलब यह हुआ, यह बात हो रही है साम्य अवस्था की। तो कोई भी निकाय साम्य अवस्था में कब होता है कि जब उस निकाय पर परिणामी बल क्या होता है 0 होता है। उस निकाय में जितने भी कण हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, उस सभी पर जो परिणामी बल है उसका मान क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए बच्चों। क्लियर? तो कहने का मतलब अगर मैं इसकी बात करूं या इसकी बात करूं, दोनों पर आवेश कितना है भाई, इस पर भी आवेश Q है और इस पर भी आवेश कितना है Q। क्लियर बच्चों? अब मान लो बल की बात करें कि भाई इस पर या इस पर कितना बल लगे, तो मैं इसकी बात करूं तो बच्चों इस Q आवेश वाली गेंद पर इसके कारण एक वैद्युत बल लगेगा, और वैद्युत बल कहां लगेगा इस तरफ लगेगा। बल मानो इस पे लग रहा है, इस Q आवेश में लग रहा है, इसके कारण तो ये पास जाएगा दूर जाएगा, बिल्कुल दूर जाएगा क्योंकि बल होगा प्रतिकर्षण बल। तो यहां फोर्स कितना लगेगा F, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स बोले तो K Q1 Q2, यानी कितना हो गया Q स्क्वायर, और बच्चों दूरी कितनी है x, तो x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, कूलॉम के नियम से। तो अगर इस पर ये बल लगता, केवल यही बल लगता, तो ये आवेश दूर जाता, धागा दूर जाता, थीटा कोण नहीं बनाता। लेकिन कह रहा है साम्य अवस्था में है, तो साम्य अवस्था का मतलब है कि परिणामी बल 0 होना चाहिए। तो और कौन कौन से बल इसमें लग सकते हैं? क्लियर? ध्यान दे इसमें, देखो ये जो गोला है इसका द्रव्यमान दे रखा है आपको स्मॉल m, द्रव्यमान कितना दे रखा है स्मॉल m, और द्रव्यमान के कारण जो बल लगता है वो होता है गुरुत्वीय बल, यानी mg, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। क्लियर है? अब ये धागा है, अब आपको पता है धागा है, धागे से बंधा हुआ है गोला, गेंद बंधी हुई है, तो ये रस्सी या धागे में क्या उत्पन्न होगा टेंशन फोर्स लगेगा। यहां पर जो T है वो बच्चों क्या है टेंशन फोर्स, यानी तनाव बल, तनाव बल। तो बच्चों यहां T फोर्स लगेगा। अब हमें साम्यावस्था की बात करनी है, तो अब साम्यावस्था के लिए हमें इसको घटकों में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है? तो जैसे अगर मैं T के घटक बनाऊं तो बच्चों एक घटक तो ये बन जाएगा, देखो ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा। T का इस दिशा में घटक क्या होगा बिल्कुल T cos थीटा, और लंबवत दिशा में घटक बच्चों क्या हो जाएगा T sin थीटा, T cos थीटा और T sin थीटा। तो अब आपको बिल्कुल पता लग रहा है कि ये जो गेंद है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, आवेश स्मॉल q है, ये साम्यावस्था में कब होगी जब इस पर परिणामी बल 0 हो, और परिणामी बल 0 का मतलब क्या होगा ऊपर वाले बल बराबर नीचे वाले बल, दाईं तरफ बल बराबर बाईं तरफ बल, यानी परिणामी बल क्या होगा 0। तो क्या लिख सकते हैं हम
साम्यावस्था की स्थिति में, साम्यावस्था की स्थिति में क्या होगा बच्चों? देखो टी साइन थीटा बराबर, टी साइन थीटा अगर लग रहा है साम्यावस्था के लिए इसका मान इसके बराबर होना चाहिए, तो टी साइन थीटा बराबर बच्चों क्या होगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और बच्चों टी कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एम जी, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? तो बच्चों हमें मान निकालना है, x का हमें मान निकालना है, दूरी x का मान ज्ञात करिए। तो x निकालना है हमें, तो हमें t को हटाना पड़ेगा। किसको हटाए? t को हटाते हैं, तनाव टेंशन फोर्स को हटाए। तो मैंने क्या करा यहां पर, समीकरण 1 में 2 का भाग दे दिया, समीकरण 1 में 2 का भाग दे दिया। तो बच्चों LHS में LHS का भाग जाएगा और RHS में RHS का भाग जाता है, क्योंकि हम समीकरणों में भाग दे रहे हैं बच्चों। देखो तो समीकरण 1 का LHS कितना है? टी साइन थीटा। RHS कितना है? ये 2 का LHS कितना है? टी कॉस थीटा। समीकरण 1 का RHS कितना है? के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, भाग दे रहे हैं बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा? एम जी। 2 का RHS कितना हो गया? एम जी। तो आप देख रहे हैं टी से टी क्या हो गया बच्चों? कैंसिल हो गया। क्लियर है? तो यहां से हमारे पास कितना मान आ गया? साइन अपॉन कॉस कितना होता है? टेन थीटा इज इक्वल टू के की वैल्यू भी रख सकते हो आप, क्यू स्क्वायर। के की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ऊपर है ना के, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये हो गया एक्स स्क्वायर इनटू में एम जी। क्लियर है? तो इसको मैं यही छोड़ता हूं, इक्वेशन नंबर क्या होगा? ये 3rd। ठीक है बच्चों, अब tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे। बच्चों यहां पर हमें दे रखा है कि 2 थीटा 10 डिग्री है, तो थीटा कितना हुआ? थीटा हुआ बच्चों 5 डिग्री। थीटा कितना हुआ? 5 डिग्री। तो यहां थीटा बहुत अल्प है, तो अगर tan थीटा की बात करें, तो जैसे मैं मान लो इसको इस तरह मानूं कि पूरा तो x हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? x/2, ये भी x/2। ये दूरी कितनी है? l। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो गई? लंब। तो मेरे पास लंब का मान है और कर्ण का मान है, हमारे पास अभी ये वाली वैल्यू नहीं है। क्लियर है बच्चों? क्योंकि फोर्स लग रहा है। तो यहां हम साइन थीटा की बात करेंगे, क्योंकि इसीलिए हम यहां हमारे लिए ये सरल रहेगा कि लंब और कर्ण में कोई संबंध निकाल दें। तो ऐसे क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में हम tan की जगह क्या मान के चलेंगे? साइन, क्योंकि यहां थीटा अल्प है, और आप जानते हो बच्चों यदि थीटा अल्प हो, थीटा क्या हो? जो हमारे पास वैल्यूज है, थीटा अल्प हो, तो हमें पता है कि tan थीटा अबाउट इक्वल किसके होता है? थीटा के, और साइन थीटा भी किसके इक्वल होता है? थीटा के। ठीक है? तो tan थीटा की जगह समीकरण 3 से मैं tan थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं? साइन थीटा। ऐसा हमने इसलिए करा क्योंकि थीटा बहुत अल्प है, तो हम अप्रोक्सीमेशन वैल्यू लेके चलते हैं। थीटा बहुत अल्प होता है तो tan और साइन दोनों के जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो बराबर होते हैं। क्लियर है? तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया? क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर एम जी। क्लियर है बच्चों? अब मुझे बताओ साइन थीटा कितना होगा? लंब बटा कर्ण होगा। तो लंब की वैल्यू मेरे पास कितनी है? x/2, और कर्ण कितना है? l। लंब बटा कर्ण। क्लियर है? तो x/2l इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर एम जी। ठीक है बच्चों? तो कुछ कट रहा है? 2 दूनी 4। ठीक है? तो एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएं, इस एक्स स्क्वायर को यहां ला रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब। एल को मैं इधर ला रहा हूं, तो क्या होगा? ये क्यू स्क्वायर एल, क्यू स्क्वायर एल
और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में mg। ठीक है बच्चों, एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई क्यू स्क्वायर एल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्या mg। तो एक्स क्यूब की वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहां लिख रहा हूं उसके बाद यहां लिख रहा हूं मैं, तो यहां से x इज इक्वल टू क्यूब है तो क्यूब रूट हो जाएगा, यानी क्यू स्क्वायर एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में mg की पावर बच्चों कितनी हो जाएगी 1/3। ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर। तो बिल्कुल हमने साम्यावस्था की बात करी, ये लगा वैद्युत बल इस आवेश के कारण, mg लगा द्रव्यमान के कारण, और धागे में होता है तनाव बल जो निलंबन बिंदु की ओर लगता है हमेशा। तो t, ये t cos थीटा और t sin थीटा इसके घटक हो गए। t cos थीटा इसके बराबर होगा, संरेखीय है, और t sin थीटा इसके बराबर होगा। क्लियर है बच्चों। चलो तो एक 12वां क्वेश्चन और पूछा बच्चों ने, उसको भी देख लिया, बुक का क्वेश्चन है आपका 12वां। तो क्वेश्चन नंबर 12वां चैप्टर फर्स्ट का क्या कहता है, दो बिंदु आवेशों Q1 और तथा Q2 के मध्य दूरी, दो बिंदु आवेशों Q1 तथा Q2 के मध्य दूरी, बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 मीटर है, 3 मीटर है। क्लियर है। इन आवेशों का योग 20 माइक्रोकूलम है। इन आवेशों का योग, इन आवेशों का योग बच्चों 20 माइक्रोकूलम। ठीक है, माइक्रो वहां प्रिंट नहीं हुआ है, खाली जगह छोड़ दिए हमारे लिए, तो लगा देना माइक्रो, 20 माइक्रोकूलम है। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा आगे, यदि एक आवेश दूसरे आवेश को, यदि एक आवेश दूसरे आवेश को यदि एक आवेश दूसरे आवेश को 0.075 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करे, बल से प्रतिकर्षित करे, तब दोनों आवेशों के मान ज्ञात करो। तब दोनों आवेशों के मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है बच्चों। तो देखें इसको, क्वेश्चन कह रहा है दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 के मध्य दूरी 3 मीटर है। यानी आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, आपको दिया हुआ है कि एक आवेश है Q1, ठीक है, दूसरा बिंदु आवेश कौन सा है Q2, दूरी कितनी है r। तो क्या क्या दिया हुआ है कि सर दूरी है 3 मीटर, इन आवेशों का योग 20 माइक्रोकूलम है, यानी Q1 प्लस Q2 बराबर आपको दिया हुआ है 20 माइक्रोकूलम। तो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और जो आवेशों के मध्य बल लग रहा है वो F आपको दिया हुआ है 0.075 न्यूटन। तब कह रहा है दोनों आवेशों के मान ज्ञात करो, यानी हमें Q1 और Q2 फाइंड आउट करना है। हमें क्या निकालना है, Q1 और Q2, यह हमें मान निकाल लें। तो बल हमें दे रखा है, तो लेके चले बल को। तो देखिए बच्चों, देखो चूंकि F इज इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
किसके नियम से? बाय कूलम्स लॉ। कूलम के नियम से F इज इक्वल टू होता है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो बच्चों F का मान रख दूं मैं। F का मान मुझे क्या दे रखा है? 0.075 इज इक्वल टू, K का मान भी जानते हो 9 गुणा 10 की घात 9, और ये आएगा Q1 Q2, वो तो निकालना ही हमें, अपॉन R स्क्वायर। R का मान कितना है? 3 मीटर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों? 9 हो गया। 9 से 9 कट गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि Q1 Q2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी कि 0.075 इंटू 10 रेज टू द पावर, बच्चों 9 को इधर लेके आओगे तो -9। क्लियर है बच्चों? तो कहने का मतलब ये हुआ कि Q1 Q2 बराबर, इस दशमलव या डेसिमल को मैं हटा दो तो 1 2 3 कितना हो गया? 75 गुणा 10 की घात -12। और ये इक्वेशन नंबर में क्या मान लेता हूं बच्चों? 2। तो चलो मैंने फोर्स निकाल के Q1 Q2 निकल रहा है यहां से। क्लियर है? और हमें मान क्या दिया हुआ है? Q1 प्लस Q2। यानी आपके पास, अब याद करो आप अपनी 10th क्लास, अगर मैं कहूं आपके पास A प्लस B की वैल्यू है, मैं कहूं आपके पास A B की वैल्यू है, तो क्या आप A और B निकाल सकते हो? आपके पास A प्लस B की वैल्यू है, आपके पास A B की वैल्यू है, तो आप क्या A और B को फाइंड आउट कर सकते हो? तो आप कहोगे साहब बिल्कुल कर सकते हैं। A और B का मान निकालने के लिए हमें 2 समीकरण चाहिए। A और B में 2 समीकरण है। तो जब आपको इनमें मान दिया हुआ है और A और B निकालना है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हो कि A माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस का 4AB। तो यहां थोड़ी सी मैथमेटिक्स आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है बच्चों? तो मैं लिख रहा हूं इसमें, चूंकि Q1 प्लस Q2 मेरे पास है, तो मैं लिख सकता हूं Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस का 4Q1 Q2। ठीक है? लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ Q1 प्लस Q2 एंड Q1 Q2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या मिलेगा हमें? Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बच्चों Q1 प्लस Q2 है 20 माइक्रोकूलम, यानी 20 माइक्रोकूलम का होल स्क्वायर माइनस 4, Q1 Q2 की वैल्यू है 75 गुणा 10 की घात -12, और ये भी क्या है? कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर है। तो यहां से Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर, तो बच्चों 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। माइक्रो मतलब 10 की घात -6, -6 कितना? -12। ठीक है? 75 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 300। तो बच्चों 300 गुणा 10 की घात -12। तो ये इजीली सॉल्व हो रहा है हमारे पास कि Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर 400 माइनस 300 कितना हो गया? 100 गुणा 10 की घात -12। ठीक है? और इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि Q1 माइनस Q2 बराबर 100 का रूट 10, 10 की घात -12 -6। तो 10 गुणा 10 की घात -6 कूलम मेरे पास यहां आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि Q1 माइनस Q2 की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 10 माइक्रोकूलम, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है? अब तो आप निकाल सकते हो Q1 प्लस Q2 कितना हो गया? 20 माइक्रोकूलम, और Q1 माइनस Q2 कितना? 10 माइक्रोकूलम। तो समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से क्या लिख सकते हो? Q1 प्लस Q2 20 माइक्रोकूलम,
Q1 माइनस Q2 10 माइक्रोकूलम। इनको सॉल्व कर ले। अब समीकरण सॉल्व करना तो आता ही है। Q2 से माइनस Q2 कैंसिल, तो Q1 प्लस Q1 कितना हो गया 2Q1, 20 कितना 30 माइक्रोकूलम। तो बच्चों यहां से Q1 बराबर कितना आ जाएगा 15 दूनी 30 यानी 15 माइक्रोकूलम। और जब Q1 15 माइक्रोकूलम है इसलिए Q2 बराबर Q2 कितना हो जाएगा समीकरण 1 से 20 माइक्रोकूलम माइनस Q1, यानी बच्चों Q2 इज इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम माइनस 15 माइक्रोकूलम। Q1 की हमने वैल्यू रख दी, Q1 हमारे पास निकला है 15 माइक्रोकूलम। तो 20 माइनस 15 बच्चों कितना मिल गया हमें Q2 बराबर 5 माइक्रोकूलम। तो आगे वैल्यू हमारे पास Q1 15 माइक्रोकूलम और Q2 हमारे पास है 5 माइक्रोकूलम। ठीक है बच्चों, आगे समझ में। तो दो क्वेश्चन कमेंट में किसी ने पूछे थे तो दोनों आपको करा दिए गए हैं। ओके, चलो मूव करते हैं आगे। तो बच्चों हमें लास्ट जो पढ़ा था विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और मैं कुछ क्वेश्चन उससे किए थे। तो आज अपन पढ़ते हैं एक नया टॉपिक चैप्टर नंबर 2 का, चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू। और जो हमारा टॉपिक है आज का उसका नाम है सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण, ठीक है बच्चों। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों इसका मतलब क्या है सतत आवेश वितरण, यानी यहां में समझ में आ रहा है नाम से, सतत का मतलब होता है लगातार, सप्लाई लगातार हो रही है, बीच में कोई खाली जगह नहीं है, सतत है, लगातार पानी आ रहा है पाइप में, समझ रहे हो, टंकी खाली नहीं है, टंकी भरी हुई है, पानी लगातार बह रहा है। आवेश का वितरण सतत है। आवेश का वितरण कैसा है बच्चों सतत, यानी आवेश के जो पाए जाने की संभावना है, जो प्रोबेबिलिटी है, जो प्रायिकता है, वो लगातार है, सतत आवेश वितरण। तो बच्चों इसका मतलब ये नहीं है कि आवेश सतत है, आवेश सतत नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है आवेश, हमने क्या पढ़ा है बच्चों कि भाई आवेश तो कैसा होता है, आवेश क्वांटित होता है। आवेश कैसा होता है क्वांटित होता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता, क्या नहीं है इसका मतलब कि आवेश सतत है। ये इसका मतलब नहीं है। आवेश सतत है का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि भाई आवेश का हर संभव मान हो सकता है। आवेश का हर संभव मान हो सकता है, इसका मतलब तो ये हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब ये नहीं है। आवेश तो क्वांटित है, आवेश सतत है, ये इसका मतलब नहीं है। कभी आप इसको समझो सर आवेश सतत है, आवेश तो क्वांटित है, फिर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वांटित आवेश है, क्वांटित, जो क्वांटित आवेश है उसका वितरण सतत है। क्वांटित आवेश का वितरण, जो क्वांटित आवेश है, आवेश हमेशा क्वांटा के रूप में पाया जाता है,
और क्वांटीकरण का मतलब आपको पता है Q बराबर क्या होता है, Ne। ये आवेश मिलेगा तो इसी रूप का, वो आपको सतत नहीं मिलेगा। आवेश तो मिलेगा Q बराबर Ne रूप का ही मिलेगा, लेकिन उसका वितरण सतत है। क्वांटित आवेश का वितरण सतत है। तो सतत आवेश मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, नाम का मतलब क्या है, तो सीधा सा मतलब है कि भाई जो आवेश है ना, आवेश बहुत पास पास है, पास पास नजदीक है, क्लोज है। आवेश कैसे बहुत पास पास है, निकट है। जैसे मान लो मैंने ऐसे कोई लाइन बना दी, तो यहां मैंने बोला भाई चार्ज है इस तरह, चार्ज तो ऐसा नहीं है, यहां चार्ज हो गया इस तरह, तो ये सतत वितरण नहीं है। तो यहां को चार्ज मिला, यहां चार्ज नहीं मिला, यहां मिला, यहां नहीं मिला, तो कैसे वितरण है कि हर पॉइंट पर आपको चार्ज मिल रहा है, ये चार्ज। तो ये वितरण कैसा हो गया, सतत हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ, सतत आवेश वितरण का मतलब क्या होता है कि आवेश तो क्वांटित ही होगा, लेकिन उसका वितरण, उसका बंटवारा वो है, वो सतत है। यानी क्वांटित आवेश का वितरण सतत है, यानी आवेश की सप्लाई लगातार हो रही है। समझ गए? यानी आवेश निकाय में बहुत पास पास रखा हुआ है। क्लियर? तो ये होता है सतत आवेश वितरण। अब ये बच्चों 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। सतत आवेश वितरण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला जो इसका प्रकार है उसे पढ़ेंगे अपन, उसे मैं बोल रहा हूं रेखीय आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण बच्चों 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार इसके पाए जाते हैं। उनमें से पहला जो टाइप हम पढ़ने वाले हैं वो है रेखीय आवेश वितरण, यानी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रेखीय आवेश वितरण। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आवेश का जो वितरण, और आवेश कैसा होता है, क्वांटित होता है, कि यदि आवेश का वितरण एक रेखा के रूप पर है तो उसे बोलेंगे रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, क्या हुआ इसका मतलब, यदि क्वांटित आवेश, आवेश क्वांटीकरण के रूप में ही होगा, क्वांटित ही होगा, फिर भी मैं लिख दूं कि यदि क्वांटित आवेश का वितरण रेखीय हो, रेखीय हो, रेखीय मतलब किसी मान लो वलय पर हो, वृत्त पर हो, वृत्त, रेखा, समझ गए, वलय, छल्ला, ऐसे नाम आपके सामने आ गए, तार, इस तरह। यदि आवेश, क्वांटित आवेश का वितरण रेखीय है तो इसे अपन क्या बोलेंगे, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रेखीय आवेश वितरण। यानी कहने का मतलब कि ये मान लो मेरे पास कोई लाइन है, लाइन तो कैसी भी हो सकती है, ये तार है, तार कैसे भी हो सकता है, ऐसा नहीं सीधा तार है, तार कैसे भी कर दो। तो इस पर आवेश का वितरण इस प्रकार से सतत है, तो ये हो गया रेखीय आवेश वितरण। ठीक है बच्चों, अब बेटा इसमें पढ़ेंगे अपन एक यहां टर्म पढ़ेंगे, उसे बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। इसको शो करते हैं लैम्बडा से। रेखीय आवेश घनत्व का मतलब क्या होता है? रेखीय आवेश घनत्व का मतलब होता है एकांक लंबाई पर आवेश। रेखीय आवेश घनत्व का मतलब है एकांक लंबाई पर आवेश। कहने का मतलब, एकांक लंबाई पर आवेश में, जैसे मान लो ये एक लाइन मेरे पास है,
इस लाइन की या तार की लंबाई मान लो कितनी है बच्चों, कैपिटल एल, और इसमें मान लो टोटल जो रेखीय आवेश है उसका मान है क्यू। ठीक है, इस पूरी लाइन, इस पूरे तार की लंबाई कितनी है, कैपिटल एल, और इसका कुल आवेश का मान कितना है, क्यू। तो बच्चों एकांक लंबाई पे कितना आवेश होगा, एकांक लंबाई पे आवेश, इसी को बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व यानी लैम्बडा। तो लैम्बडा बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, Q अपॉन एल। लैम्बडा बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन एल। अल्पांश की बात करें तो क्या लिख सकते हो, dQ अपॉन dl। वो लैम्बडा ही रहेगा, एकांक लंबाई पर आवेश है। सपोज करो कि मैंने यहां पर कोई dl लंबाई मान ली, ये मान लो dl लंबाई है, उस पर आवेश कितना है, dQ है, तो एकांक लंबाई पर आवेश कितना हो जाएगा, dQ अपॉन dl। तो एकांक लंबाई पर जो आवेश होता है उसे बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा, और लैम्बडा बराबर होता है Q अपॉन एल या dQ अपॉन dl। ठीक है, मात्रक क्या होगा इसका, लैम्बडा का मात्रक क्या होगा, Q का मात्रक बच्चों क्या होता है, कूलम। एल लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर। ठीक है, विमा क्या होगी इसकी, कूलम यानी धारा A1 गुणा समय T1, मीटर मतलब L1, तो विमा क्या हो गई, M0 L-1 T1 A1। तो एकांक लंबाई पर जो आवेश है उसे बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व, तो लैम्बडा बोलते हैं बच्चों। तो यहां लैम्बडा तरंग धैर्य नहीं है, यहां लैम्बडा है रेखीय आवेश घनत्व, एकांक लंबाई पर आवेश यानी आवेश बटा लंबाई। तो लैम्बडा इज इक्वल टू Q अपॉन एल या dQ अपॉन dl, मात्रक कूलम पर मीटर, कूलम आवेश और लंबाई का मात्रक मीटर, और विमा क्या हो जाएगी, कूलम का मतलब आवेश, धारा गुणा समय A1 इंटू T1, मीटर मतलब L1, L1 ऊपर गया -1 T1 और A1, M नहीं है तो M 0, तो L-1 T1 A1 इसकी क्या हो गई, विमा हो गई। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखें कि dQ बराबर क्या आ जाता है यहां से, लैम्बडा dl। एकांक लंबाई पर लैम्बडा तो dl लंबाई पर लैम्बडा dl, l लंबाई का क्या हो जाएगा, q आवेश यानी लैम्बडा l। तो ये रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश घनत्व की बात हमने करी। अब जो हमारे पास इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है उसको अपन करेंगे सॉल्व। ये आपने देख लिया है, अब क्वेश्चन ये है किस रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र निकालिए। रेखीय आवेश वितरण के कारण क्या निकालिए, विद्युत क्षेत्र। तो ये आपने पढ़ लिया है, अब मैं अलग से लिख रहा हूं। देखो तो इसी में चल रहा है हमारा क्या टॉपिक है, रेखीय आवेश वितरण के कारण। आगे के जो दो प्रकार है बिल्कुल सेम इसी तरह है, तो एक अगर आपने बहुत अच्छे ढंग से समझ लिया तो दोनों में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर जैसे बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र होता है, क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए आपके पास कि रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर क्या निकालो बच्चों, विद्युत क्षेत्र निकालो, ये टॉपिक है। रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। तो बच्चों सपोज करो कि मैंने कोई रेखा मान ली, इस पर रेखीय आवेश इस तरह वितरित है, ठीक है बच्चों। तो मैंने रेखा जो मानी है इस पर कुल आवेश है Q, कुल आवेश कितना है Q, टोटल लंबाई कितनी है कैपिटल L, रेखीय आवेश घनत्व कितना है लैम्बडा। ठीक है,
अब सपोज करो मुझे इससे r दूरी पर, यहां पर इस वाले पॉइंट पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। इस रेखीय आवेश वितरण से स्मॉल r दूरी पर मुझे क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र। अब पॉइंट कहीं मान लो आप, दूरी मैंने क्या मान ली, r। इस r दूरी पर मुझे यहां इस वाले पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो वही यूनिवर्सल बात, वही सार्वभौमिक बात, सर्वसत्य बात कि जिस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है उस बिंदु पर आप किसकी कल्पना कर लीजिए, परीक्षण आवेश की कल्पना कर लीजिए। तो इस रेखीय आवेश वितरण के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए मैंने यहां किसकी कल्पना कर ली, परीक्षण आवेश की। ठीक है, तो मैंने माना भी यहां पर एक अल्पांश ले लिया, क्योंकि पूरे तार के कारण थोड़ा निकाल रहे हैं, इस वाले भाग के कारण निकाल रहे हैं, तो सबके कारण होगा, तो एक के कारण निकाल लेंगे और क्या कर देंगे, उसका समाकलन कर देंगे। तो मैंने क्या करा, इस पूरे रेखीय आवेश वितरण के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र को निकालने के लिए एक अल्पांश की कल्पना कर ली, और इस बचा अल्पांश की जो लंबाई है वो मैंने मान ली dl, और इसका आवेश मैंने क्या मान लिया, dq। एकांक लंबाई पर तो क्या रहेगा, लैम्बडा, वो तो नियत है। पूरे तार की, पूरे रेखीय आवेश वितरण की लंबाई कितनी है, कैपिटल L। कुल आवेश कितना है, स्मॉल q। जिसके कारण मैं विद्युत क्षेत्र निकाल रहा हूं उसकी लंबाई मैंने क्या मान ली, dl। उस dl लंबाई पर आवेश कितना मान लिया, dq, तो लैम्बडा। तो बच्चों एक बार बताओ, अगर आप इसकी बात करें कि सर dl लंबाई पर कितना आवेश है, dq, तो एकांक लंबाई पे कितना आवेश होगा, लैम्बडा इज इक्वल टू dq अपॉन dl। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो कैसे निकालते हैं विद्युत क्षेत्र, सिंपल, आपको पता है k क्यूब r स्क्वायर, या मैं ऐसे करूं, इस पर बल लगेगा Q नॉट पर अल्पांश आवेश, Q नॉट जो परीक्षण आवेश है, ये परीक्षण आवेश है। क्यों लेते हैं परीक्षण आवेश, क्योंकि इसका मान बहुत क्या होता है, कम होता है। Q नॉट टेंड्स टू 0, ये किसी दूसरे के विद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं करता, क्योंकि इसका स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, इसलिए इसको बोलते हैं काल्पनिक धन आवेश, यानी परीक्षण आवेश। तो Q नॉट पर अल्पांश आवेश dq के कारण वैद्युत बल, Q नॉट पर अल्पांश आवेश dq के कारण वैद्युत बल, अल्पांश की बात कर रहा हूं तो बल भी मैं ऐसे लिखूंगा dF। तो क्या होगा फॉर्मूला, k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q1 Q1 कितना, dq, Q2 कितना, Q नॉट लग रहा है, दूरी कितनी, r स्क्वायर, दूरी कितनी बच्चों, r स्क्वायर। तो मैं परिमाण लेके चल रहा हूं, dF इज इक्वल टू, अब dq का मान रख दो। समीकरण नंबर 1 से आप देख रहे हैं कि यहां से dq बराबर क्या हो जाएगा, लैम्बडा dl। dq बराबर क्या हो जाएगा, लैम्बडा dl। तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ dq। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dq की वैल्यू कितनी है, लैम्बडा dl, Q नॉट अपॉन r स्क्वायर। तो ये तो हो गया फोर्स, किस पर, अल्पांश आवेश पर। तो अगर अपन अल्पांश आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकालें तो dF अपॉन Q नॉट, Q नॉट को मैं नीचे लिया है, बल बटा आवेश F अपॉन Q नॉट, एकांक धनावेश पे बल। तो बच्चों यहां कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा अपॉन r स्क्वायर dl। तो dl लंबाई वाले आवेश जो मेरे पास है, उस Q नॉट पे जो बल लग रहा है dF, तो F अपॉन Q नॉट, ये होता है विद्युत क्षेत्र। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश के कारण D बराबर कितना आ गया, लैम्बडा dl अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में r स्क्वायर। ठीक है, सदिश रूप में निकाल लेंगे।
आपको पता है आर की दिशा में एकांक सदिश क्या होगा, आर कैप। जो विद्युत क्षेत्र होगा ऐसे होगा, आर की दिशा में एकांक सदिश आर कैप। क्लियर है बच्चों? तो ये हो गया अल्पांश के कारण। पूरे रेखीय आवेश वितरण के कारण निकालें। ये तो किसकी बात हो गई, अल्पांश की बात हो गई। जो डीएन लंबाई का है, पूरे के कारण निकालने के लिए क्या कर दो, इसका समाकलन कर दो। आते ऐसे लिखता हूं, आते संपूर्ण रेखीय आवेश, संपूर्ण रेखीय आवेश। देखिए बच्चों, अतः संपूर्ण रेखीय आवेश वितरण के कारण, अतः संपूर्ण रेखीय आवेश वितरण के कारण बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र। तो बच्चों क्या कर देंगे, इसका समाकलन, समीकरण नंबर 2 का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो क्या होगा ये, E इज इक्वल टू समाकलन ऑफ डी। E इज इक्वल टू क्या हो गया, समाकलन DE। तो D का मान रखिए। तो बच्चों E बराबर समाकलन, D का मान कितना है, लैम्बडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर DL। ठीक है, लैम्बडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर DL। तो बच्चों यहां जो समाकलन हो रहा है वो लंबाई के सापेक्ष हो रहा है, तो इसको बोलते हैं रेखीय समाकलन, और यहां L लिख देते हैं। तो L का मतलब क्या है कि भाई लीनियर इंटीग्रल है। कौन सा इंटीग्रल है, लीनियर, यानी रेखीय समाकल। ये लीनियर इंटीग्रल है, ठीक है। तो लैम्बडा अपॉन 4 पे एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर DL। तो ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई है। तो इसको अपन अगर मैं ऐसे लिख दूं, E बराबर, ठीक है बच्चों, लैम्बडा क्या होता है, एकांक लंबाई पे आवेश, ठीक है। 4 पाई एप्सिलॉन भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो ये तो हो गया फोर्स, बुक में केवल फोर्स निकाल रखा है, अपन विद्युत क्षेत्र और निकाल रहे हैं। तो E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लीनियर इंटीग्रल लैम्बडा अपॉन R स्क्वायर DL। तो ऐसे ध्यान रखें आप, ठीक है। ये परिमाण हो गया, और आपको सदिश रूप में निकालना है, सदिश रूप में, सदिश रूप में। तो R की दिशा में एकांक सदिश क्या होता है, R कैप। तो हम इस तरह लिख देंगे कि E वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समाकलन, कौन सा, लीनियर रेखीय समाकलन, और लैम्बडा अपॉन R स्क्वायर, और ये R कैप इनटू में क्या, DL। ऐसे भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर। तो रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर हमने क्या निकाल लिया, विद्युत क्षेत्र हमें निकाल लिया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एक बार दोबारा समझ ले इसको आप। इस पूरे रेखीय आवेश के कारण मुझे क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो मैंने यहां किसकी कल्पना कर ली, एक अल्पांश की कल्पना कर ली। उसकी लंबाई कितनी है, DL, उस पर आवेश कितना है, DQ। एकांक लंबाई पर आवेश क्या होता है, लैम्बडा। तो लैम्बडा का मान कितना हो गया, DQ अपॉन DL। तो यहां से DQ बराबर लैम्बडा DL। तो इस DQ के कारण इस पर फोर्स लगेगा कूलाम के नियम से, K Q1, ये मान Q2 परीक्षण आवेश, दूरी कितनी है, R स्क्वायर, DQ का मान रख दिया लैम्बडा DL, ठीक है।
एकांक धनावेश पर बल ही क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पढ़ा हुआ है हमने। तो dF अपॉन क्यू नॉट, इसे बोलेंगे एकांक धनावेश पर वैद्युत बल, जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये अल्पांश के कारण है, इसका हमने क्या कर दिया? समाकलन कर दिया। तो इस तरह रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर हम क्या निकाल सकते हैं? विद्युत क्षेत्र। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो सतत आवेश वितरण, यानी आवेश सतत नहीं है, आवेश का वितरण सतत है। आवेश तो हमेशा क्वांटित ही रूप में आपको मिलता है। देखिए, तो सेकंड जो प्रकार हमारे पास है उसे बोलेंगे पृष्ठ आवेश वितरण। पृष्ठ आवेश वितरण, ठीक है बच्चों, यानी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो पृष्ठ आवेश वितरण का मतलब क्या है कि यदि आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर है, आवेश का वितरण पृष्ठ पर है, किसी पृष्ठ, और बच्चों यहां पृष्ठ का मतलब क्या हो गया? क्षेत्रफल। यानी आवेश का वितरण किसी क्षेत्रफल पर है, किसी पृष्ठ पर है, किसी क्षेत्रफल पर है, ठीक है। आवेश का वितरण किस पर है बच्चों? किसी क्षेत्रफल पर। जैसे किसी प्लेट पर, प्लेट बोल दे, क्षेत्रफल बोल दे, क्षेत्रफल पर, परत पर, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। तो आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर है तो उसे बोलेंगे पृष्ठ आवेश वितरण। जैसे मान लो मेरे पास ये कोई पृष्ठ हो गया ना पृष्ठ, ये कोई सतह हो गई, तो यहां पर आवेश का वितरण है। इस तरह से आवेश का वितरण है, ठीक है। तो मैंने अगर बोला कि यहां मान लो कोई छोटा सा क्षेत्रफल, इसको मैंने क्या मान लिया? ds, या dA बोल दे, कुछ भी बोल दे, dA बोल दिया, क्या बोल दिया? dA, ठीक है। तो मैंने ऐसे बोला कि dA क्षेत्रफल पर आवेश बच्चों की तरह है dq। तो जो एकांक क्षेत्रफल पे आवेश होता है बिल्कुल सेम वैसा ही है, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश, या बच्चों इसे बोलते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश होता है उसे बोलते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व, यानी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पृष्ठ आवेश घनत्व। और बच्चों से बोलते हैं सिग्मा। पृष्ठ आवेश घनत्व को हम किससे शो करते हैं? सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? dq अपॉन डी। ठीक है बच्चों, सिग्मा बराबर क्या हो गया? dq अपॉन डी, ठीक है। तो सिग्मा का मात्रक क्या रहा? मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। ये सिग्मा का बच्चों क्या हो गया? मात्रक। और विमा क्या होगी इसकी? कूलाम का मतलब A1 T1, और मीटर स्क्वायर का मतलब L2। तो विमा क्या हो गई? M0 L-2 T1 A1।
ये क्या हो गया बच्चों इसकी विमा। तो सेम वैसा ही है, पृष्ठ आवेश घनत्व का मतलब हो गया सिग्मा, सिग्मा से शो करते हैं इसको। सिग्मा का मतलब होता है dq अपॉन dA, यानी आवेश बटा क्षेत्रफल। पहले क्या लिया था, आवेश बटा लंबाई। तो आवेश बटा लंबाई तो क्या होता है लैम्बडा, उसे अपन किससे शो करते हैं लैम्बडा से। और यहां जो है हमारे पास वो है आवेश बटा क्षेत्रफल, यानी पृष्ठ आवेश घनत्व, तो इसे बोलेंगे सिग्मा। क्लियर। कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, विमा क्या हो गई A1T1 L-2। ठीक है, तो बिल्कुल इसी के कारण भी हम विद्युत क्षेत्र निकालें। सेम वही तरीका बच्चों, सेम बिल्कुल एज इट इज। तो जैसे मान लो मैंने माना कि ये मेरे पास कोई पृष्ठ है और यहां पर आवेश का वितरण है इस सतह पर, तो मैंने माना कि यहां पर मेरे पास कोई अल्पांश है। ठीक है, ये पूरा चार्ज्ड है, इस तरह। तो मैंने माना इस वाले पर जो आवेश है वो है dq और इसका क्षेत्रफल कितना है dA, अल्पांश पर। ये मैंने किसके लिए लिखा है, अल्पांश के लिए। तो इस वाले अल्पांश के कारण अगर इस पॉइंट पर मुझे क्षेत्र निकालना है, इस पॉइंट P पर, तो दूरी कितने पर है, r दूरी पर, और किस दिशा में होगा, r कैप दिशा में होगा। तो बिल्कुल आपको पता है इस पॉइंट P पर किसकी कल्पना कर लोगे, एक परीक्षण आवेश की कल्पना कर लेंगे। इस पूरे पृष्ठ आवेश वितरण के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हम इस पूरे पृष्ठ आवेश वितरण को dq आवेश और dA क्षेत्रफल वाले समान अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, किसी एक अल्पांश के कारण हम यहां क्षेत्र निकाल लेंगे, उसका क्या कर देंगे समाकलन। क्लियर है। तो बताओ कितना लगेगा वैद्युत बल, Q0 पर वैद्युत बल, Q0 पर वैद्युत बल कितना होगा, dF बराबर K Q0 dQ अपॉन R स्क्वायर। और कौन सी दिशा में लग रहा है, R कैप दिशा में। तो यानी dF अपॉन Q0 कितना आ जाएगा, K का मान कितना है 1/4πε0, और dQ कितना हो जाएगा, dQ बराबर सिग्मा dA। dQ का मान आ गया सिग्मा dA अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, Q0 को नीचे ले लिया, K बराबर हो गया 1/4πε0 और dQ की वैल्यू क्या हो गई सिग्मा dA, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। dQ बराबर क्या हो गया सिग्मा dA अपॉन R स्क्वायर, ये आ गया विद्युत क्षेत्र। dF अपॉन Q0 का मतलब क्या है बच्चों, dE वैद्युत क्षेत्र। तो यहां से dE बराबर क्या मिलेगा 1/4πε0 सिग्मा dA अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अल्पांश की बात है, पूरे पृष्ठ आवेश वितरण के कारण, इस पूरे पृष्ठ के कारण अगर आपको कुल विद्युत क्षेत्र निकालना है पॉइंट P पर, तो क्या कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे। समाकलन D यानी E इज इक्वल टू समाकलन D का मान कितना है 1/4πε0 सिग्मा अपॉन R स्क्वायर D। बच्चों क्षेत्रफल के सापेक्ष हो रहा है समाकलन, इसे बोलते हैं क्षेत्रफल समाकल या पृष्ठ समाकल। क्या बोलते हैं, पृष्ठ समाकल, इसे बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल। क्या बोलेंगे, सरफेस इंटीग्रल, पृष्ठ समाकल। क्या बोलेंगे बच्चों, पृष्ठ समाकल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर क्षेत्रफल के सापेक्ष समाकलन हो रहा है तो उसे बोलेंगे पृष्ठ समाकल, लंबाई के सापेक्ष हो तो रेखीय समाकल। ठीक है, तो ये आपके सामने आ गया मान 1/4πε0 सिग्मा अपॉन R स्क्वायर dA, ये भी तो क्षेत्र हो गया।
क्लियर है? सदिश रूप में लिखना है तो क्या लगा देंगे? आर कैप। ठीक है बच्चों, तीसरा टाइप देखो इसको। ठीक है, तो बच्चों तीसरा प्रकार हमारे पास जो है, पहला कौन सा था? रेखीय आवेश वितरण, दूसरा पृष्ठ आवेश वितरण, और तीसरा लास्ट हमारे पास है आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण यानी क्या बोलूंगा इसको मैं? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों अगर आवेश का वितरण किसी आयतन में है, किसी घनाभ में है, किसी घन में है, संपूर्ण आयतन में फैलाव है, तो उसे बोलते हैं आयतन आवेश वितरण। आवेश का वितरण किसी आयतन में हो तो यहां फिर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल की जगह आयतन। ठीक है बच्चों, आवेश का वितरण किसी आयतन पर है, जैसे कोई घनाभ है, घन है, गोला है, गोला, घन, घनाभ, संपूर्ण गोला, तो यहां आवेश का वितरण आयतन में होना चाहिए, तो हम एक आयतन बना दें, यानी मानो इस तरह बना दिया। बन गया ना आयतन? तो इस तरह आवेश का वितरण है। तो यहां पूरा आयतन जो है उसमें आवेश वितरित है। तो मैंने मान लिया क्या कि डीबी आयतन पर, ठीक है ना बच्चों, सेम है इसलिए मैं इसी में कर रहा हूं। क्षेत्रफल की जगह क्या हो गया? डीबी आयतन पर आवेश कितना? डीक्यू। इसलिए एकांक आयतन पे कितना हो जाएगा? एकांक आयतन पर, एकांक आयतन पर आवेश, या बच्चों उसे बोलेंगे आज आयतन आवेश घनत्व। क्या बोलोगे? आयतन आवेश घनत्व। तो हमने रेखीय आवेश घनत्व को किससे शो किया था? बिल्कुल लैम्बडा से। पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा से, और आयतन आवेश घनत्व को शो करते हैं बच्चों रो से। क्या बोलते हैं इसको? रो। तो एकांक आयतन पर आवेश यानी रो बराबर क्या हो जाता है? dq अपॉन dv। एकांक आयतन पे आवेश रो इज इक्वल टू dq अपॉन dv। मात्रा क्या होगा बच्चों? कूलाम पर मीटर क्यूब। विमा क्या हो जाएगी? सेम है ना बिल्कुल, L3, 2 की जगह 3, यानी कूलाम पर मीटर क्यूब, रो बराबर dq अपॉन dv। मात्रक हो गया कूलाम पर मीटर क्यूब, और विमा हो जाएगी m0 L-3 T1 और A1। तो यहां मैं आयतन लेके चलूंगा। तो हमें इस आयतन आवेश वितरण के कारण किसी पॉइंट पे बच्चों क्या निकालना है? एक विद्युत क्षेत्र निकालना है। ये मैंने क्या मान लिया? मेरे पास आयतन आवेश वितरण। ठीक है, तो इस पूरे में मानो आवेश है, तो यहां मैंने कोई छोटा सा अल्पांश मान लिया, एक छोटा सा अल्पांश माना जिसका आयतन कितना है? dv, आवेश कितना है? dq। मानो सब पे चार्ज है, ऐसे मान रहे हैं कल्पना। ठीक है बच्चों, यहां भी चार्ज है। तो वही बात कि मुझे इस अल्पांश के कारण किसी पॉइंट पे क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र निकालना है। अल्पांश के कारण मुझे विद्युत क्षेत्र निकालना है,
तो कहने का मतलब जैसे मान लो यहाँ कोई पॉइंट माना, दूरी कितनी r, यहाँ कोई हमने पॉइंट मान लिया, यहाँ पर किसको मान लेते हैं, परीक्षण आवेश को। तो वैद्युत बल लगेगा k q नॉट q dq अपॉन r स्क्वायर। अब सिग्मा की जगह क्या आ जाएगा, रो dv, क्योंकि अब dq बराबर क्या है, रो dv। सेम है बच्चों, बिल्कुल dq की वैल्यू रख रहे हैं वही सेम। इसके कारण कहने का मतलब क्या हुआ, इस पूरे आयतन आवेश वितरण के कारण इस पॉइंट पर मुझे विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो मैंने क्या करा, इस पूरे आयतन आवेश वितरण को छोटे छोटे आयतन अल्पांशों में बांट लिया। उनमें से कोई जो छोटा सा आयतन अल्पांश है उसका आयतन dv है और उसका आवेश कितना है, dq। तो मैं क्या करूंगा, इस छोटे से अल्पांश के कारण इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र निकालूंगा और उसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। क्लियर, क्योंकि आवेश का वितरण सतत है। तो यहां अल्पांश dq और इसका आयतन कितना है, dv। तो आप देख सकते हैं df अपॉन क्यू नॉट, k का मान 1 अपॉन 4 पे एप्सिलॉन नॉट, और q नॉट नीचे ले लिया और dq की जगह रो dv। अब क्या हो जाएगा, ये रो dv। ठीक है बच्चों, रो dv। तो बिल्कुल सेम, यहां क्या हो जाएगा, रो dv। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा, रो dv। और अब क्षेत्रफल की जगह आयतन के सापेक्ष हो रहा है समाकलन, यहां समाकलन को क्या बोलेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल। क्या बोलेंगे बच्चों, वॉल्यूम इंटीग्रल, आयतन समाकलन, क्योंकि यहां जो समाकलन हो रहा है वो आयतन के सापेक्ष हो रहा है। तो आयतन समाकल, वॉल्यूम इंटीग्रल यानी आयतन समाकलन इसे बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र कि 1 अपॉन 4 पे एप्सिलॉन नॉट रो अपॉन r स्क्वायर dv। लैम्बडा वाला क्या था, 1 अपॉन 4 पे एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा अपॉन r स्क्वायर dl, और सिग्मा वाले में सिग्मा अपॉन r स्क्वायर dA। क्लियर है। तो इस तरह हमने सतत आवेश वितरण को भी पूरा पढ़ लिया है। 3 तरह का होता है, रेखीय आवेश वितरण, उसमें बड़ा रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा, ऐसे पृष्ठ आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, और आयतन आवेश वितरण यानी आयतन आवेश घनत्व हमने पढ़ा रो। तो 3 चीज आपके लिए नहीं हो गई बच्चों, लैम्बडा, सिग्मा और रो। लैम्बडा का मतलब इकाई लंबाई पर आवेश, लैम्बडा बराबर dq अपॉन dl। क्लियर है। और सिग्मा का मतलब इकाई क्षेत्रफल पर आवेश, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो सिग्मा का मतलब होता है dq अपॉन dA। ठीक है। और रो यानी आयतन आवेश घनत्व, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन पर आवेश, तो रो बराबर होता है dq अपॉन dV। क्लियर है बच्चों, तीनों चीज हमने पढ़ ली है। एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, देखिए कैपिटल R त्रिज्या वाली वृत्ताकार वलय पर Q आवेश, कैपिटल R त्रिज्या वाली वृत्ताकार वलय पर Q आवेश वितरित है। Q आवेश वितरित है। क्लियर। क्या पूछ रहा है, इसके केंद्र से स्मॉल x दूरी पर, इसके केंद्र से स्मॉल x दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके केंद्र से स्मॉल x दूरी पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। व्यंजक स्थापित कीजिए, क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो कैपिटल आर त्रिज्या वाली वृत्ताकार वलय, वलय पर आवेश है। तो अगर आपको ध्यान हो कि वलय पर जो आवेश का वितरण होता है वो कौन सा होता है, रेखीय आवेश वितरण होता है, या पृष्ठ आवेश वितरण होता है, या आयतन आवेश वितरण होता है, तो आप कहोगे कि सर वलय की बात आपने समझाई हमें, वो होता है रेखीय आवेश वितरण, यानी लैम्बडा की बात है। तो क्यू आवेश वितरित है, केंद्र से x दूरी पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसको, x दूरी जो है बच्चों, यहां एक शब्द और जोड़ दूं मैं, ये अक्ष की बात कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है कि पॉइंट कहां पर है, अक्ष पर। अब जैसे मान लो अगर मैं वलय को ऐसा मान लूं तो अक्ष ये हो जाएगा, तल के लंबवत तो द्रव्यमान से गुजरने वाला। अगर मैं ऐसे वलय को मानूंगा तो अक्ष ये हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे भी आप मान सकते हो। तो सुविधा और सरलता के लिए मैंने माना कि भाई मेरे पास ये कोई वृत्ताकार वलय है। ठीक है बच्चों, ये कोई वृत्ताकार वलय है, ये इसका सेंटर है और ये x दूरी है, और यहां में क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र। क्लियर है। तो इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, ये दूरी भी कितनी होगी, कैपिटल आर। ठीक है, ये वलय हो गई, ये इसका सेंटर हो गया मान लो O, और x दूरी पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र। तो बच्चों यहां पर जो आवेश का वितरण है वो इस तरह है, वलय पर आवेश वितरित है, एक समान रूप से आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये टोटल चार्ज कितना है, Q। Q आवेश है इस पूरी वलय पर। अब वलय पर तो पृष्ठीय होता है ये वाला, यानी एक रेखा के रूप में आवेश, अंदर नहीं है, अंदर खोखला है। तो केंद्र से x दूरी पर, ये केंद्र हो गया, यहां x दूरी पर हमें क्या निकालना है, क्षेत्र निकालना है। अब बच्चों कहने का मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पर ये जितने भी अल्पांश आप मानोगे तो तरीका वही होता है कि मानो पूरी वलय हमारे पास है तो हमने छोटे छोटे बराबर क्या मान लिए, अल्पांश मान लिए। अरे पसंद में अगर मान लो हमें ये वलय है, ठीक है, इसको मैंने बराबर अल्पांशों में बांट लिया, बराबर लंबाई। ठीक है, तो मान लो ये कोई अल्पांश है, इसकी लंबाई मान लो dl है और इस पर आवेश कितना है, dq। तो यहां जितने भी अल्पांश होंगे सभी की लंबाई मैंने क्या मानी है, dl, सभी पर आवेश क्या माना है, dq। तो इन सभी के कारण इस पॉइंट पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। इन सभी के कारण इस पॉइंट पर बच्चों क्या होगा, विद्युत क्षेत्र। तो हम कैसे करें, अब आप सोचोगे कि सर किसी एक अल्पांश के कारण निकाल लेते हैं, उसका क्या कर दें, समाकलन कर दें। लेकिन बच्चों आप ध्यान दोगे कि अगर मैं इसको बीच में से दो भाग में बांट दूं तो ऊपर वाला जो भाग है, जैसे यहां को अल्पांश माना तो ऐसे विद्युत क्षेत्र होगा प्लस से दूर, इससे कारण माना ऐसे विद्युत क्षेत्र होगा प्लस से दूर। तो ऊपर वाला भाग है उसके कारण क्षेत्र ऐसे होगा, और जो नीचे वाला भाग है उसके कारण ऐसे होगा। तो बच्चों हमें यहां दो अल्पांश मानने पड़ेंगे, एक वो अल्पांश जो ऊपर वाले को कवर कर ले और एक वो अल्पांश जो नीचे वाले को कवर कर ले। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक जैसे एक अल्पांश तो ये मान लिया छोटा सा, और एक अल्पांश मैंने बहुत छोटा है तो रेखा के रूप में मान सकते हैं। तो मान लो इसका आवेश dq बराबर क्या हो जाएगा, लैम्बडा dl। ठीक है बच्चों, क्योंकि मैंने मान लिया कि लैम्बडा जो है वो होता है आवेश बटा लंबाई, आवेश बटा लंबाई। तो लैम्बडा इज इक्वल टू टोटल आवेश कितना है, q, और r त्रिज्या वाली वृत्त की परिधि यानी उसकी लंबाई कितनी होती है, 2 पाई r।
ये लैम्बडा की वैल्यू हो जाएगी q अपॉन 2πr। ऐसे यहां भी जो आवेश है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, लैम्बडा dl, क्योंकि लैम्बडा बराबर होता है dq अपॉन dl। समझ गए, लैम्बडा बराबर क्या होता है, आवेश बटा लंबाई, dq अपॉन dl। क्लियर। तो लैम्बडा dl ये, लैम्बडा dl ये। तो बच्चों इसके कारण जो क्षेत्र होगा ऐसे होगा, इस वाले भाग के कारण जो क्षेत्र होगा इस वाले पॉइंट पर वो इस तरह होगा, प्लस से दूर, तो ये मैंने मान लिया DE। इस वाले भाग के कारण मैंने माना क्षेत्र ऐसे होगा, और ये भी कितना होगा, DE होगा। ठीक है बच्चों, क्यों होगा DE, क्यों सममित है, क्योंकि देखो दूरी बराबर है, दोनों पर आवेश बराबर है, और दोनों के बिंदु P से दूरी भी क्या है, समान है। दोनों अल्पांशों की बिंदु P से दूरी बराबर है, दोनों अल्पांशों पर आवेश बराबर है, दोनों अल्पांश बिंदु O के सापेक्ष सममित है, ये भी r दूरी पर, ये भी r दूरी पर, व्यास से सम्मुख है, व्यास के दोनों सिरों पर है। तो जितना विद्युत क्षेत्र इस अल्पांश के कारण होगा उतना ही विद्युत क्षेत्र इस अल्पांश के कारण भी होगा। तो अब आपको पता ही है कि अगर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है परिणामी, तो हमें इनका क्या निकालना पड़ेगा, परिणामी निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या मान लेते हैं बच्चों, घटक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, घटक। तो मैंने अपनी मर्जी से मान लिया ये एंगल है थीटा, ये भी क्या हो जाएगा थीटा, ये थीटा तो ये थीटा, और ये थीटा तो ये थीटा, इतना तो पता ही है आपको। तो अब एंगल मान लेते हैं, एंगल आपने मान लिया है, अब क्या निकाल सकते हो आप, घटक निकाल सकते हो। देखो इस DE का इस दिशा में घटक क्या होगा, आप हो गए सर DE cos थीटा, जहां थीटा होता है मैं क्या लगा दो, कोस लगा दो, और इस DE का लंबवत दिशा में घटक क्या होगा, DE sin थीटा। ऐसे इस वाले DE का इस दिशा में घटक क्या होगा, DE cos थीटा, और लंबवत दिशा में घटक क्या होगा, DE sin थीटा। क्लियर है। तो चित्र आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखोगे बच्चों कि ये डी साइन थीटा इस डी साइन थीटा क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। यानी अब जो सारे के सारा क्षेत्र होगा वो इस वलय के अक्ष के अनुदिश होगा, यानी इस वलय के तल के कैसा होगा, लंबवत होगा, अक्ष के अनुदिश। तो ऐसे मत कर देना डी cos थीटा प्लस डी cos थीटा, जय हिंद जय भारत हो गया 2d cos थीटा। ये तो भाई दो ही अल्पांश मान है, तो जितने भी अल्पांश आप मानोगे उन सब के कारण इस वलय के समांतर वाले घटक तो कैंसिल हो जाएंगे और जो लंबवत घटक है वो जुड़ जाएंगे। तो परिणामी जो क्षेत्र होगा ये दो अल्पांशों के कारण है, ऐसे बहुत सारे अल्पांश मान सकते हैं। तो सभी अल्पांशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र के अक्ष के अनुदिश वाले घटक तो जुड़ेंगे और अक्ष के लंबवत घटक क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र, तो क्या करोगे बच्चों, E इज इक्वल टू समाकलन DE cos थीटा। अब बच्चा गलती यहां पर क्या करते हो आप, सर DE cos थीटा प्लस DE cos थीटा हो गया 2D cos थीटा और लग गए फिजिक्स में D। तो ऐसा नहीं करना, DE cos थीटा भाई दो अल्पांश है, दो ही तो है, पूरी वलय को कवर करना है। तो सभी अल्पांशों के कारण ये वाले घटक जो हैं, ये वाले का मतलब अक्ष के अनुदिश, वलय के तल के लंबवत, अक्ष हमेशा तल के लंबवत होता है, तो जुड़ेंगे। यानी हमने क्या कर दिया, समाकलन कर दिया। तो आपको cos थीटा की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए E बराबर, चलो मैं ऐसे मान लूं थोड़ा समझने के लिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बताओ इस अल्पांश के कारण हमें इस पॉइंट पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, D बराबर K, इसका आवेश dq, आवेश का मान लिया dq, और दूरी क्या हो जाएगी, ये दूरी बताओ कितनी होगी,
ये x है, ये r है, तो दूरी क्या हो जाएगी बच्चों, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ऐसी दूरी भी कितनी हो जाएगी, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है KQ अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो इस आवेश जिसका मान है dq से इतनी दूरी पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा उसका मान हमें निकालना है। तो dE बराबर KQ अपॉन दूरी का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, KdQ अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, और यहां dQ का मान मेरे पास कितना है, लैम्बडा dl, R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। तथा cos थीटा, cos थीटा बच्चों होता है आधार बटा कर्ण। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो cos थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, x अपॉन अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो बस हमें मान रखना है इसमें समीकरण नंबर 1 में DE का और cos थीटा का। तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ D एंड cos थीटा इन इक्वेशन नंबर 1। व्हाट विल यू हैव, क्या मिलेगा आपको, तो बच्चों E इज इक्वल टू समाकलन DE का मान कितना, K का मतलब 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा dl अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो गया D के वैल्यू। cos थीटा का मान रखें तो x अपॉन अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, मान रख दिया, क्लियर है, दिख रहा है, D का मान रख दिया, K का मान 1 अपॉन 4 पे एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा dl अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और एक cos थीटा x अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसे हम थोड़ा सॉल्व करें। तो E इज इक्वल टू, बारिश आ रही है, तो बच्चों E इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, लंबाई के सापेक्ष हो रहा है। समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, लंबाई के सापेक्ष हो रहा है। ठीक है बच्चों, फटाफट खत्म करते हैं क्योंकि बारिश आ रही है, लाइट जाने वाली है, तो चले जाती है भारत देश में। तो आप देख सकते हैं यहां पर, तो लंबाई के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कांस्टेंट है, लैम्बडा कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, और ये R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि R वृत्त की त्रिज्या है, कांस्टेंट, दूरी x ही रहेगी, वो भी कांस्टेंट। तो यहाँ R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1 और ये 1/2, कितना बाहर आ गया, 3/2, और ऊपर क्या है x, तो x अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर कितनी आ गई, 3/2। ये लैम्बडा है, बाहर ले लिया, ये x को बाहर लिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर लिया, और R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर कितनी हो गई, 3/2, और अंदर केवल क्या बचेगा, dl। ठीक है बच्चों, क्या बचेगा, dl बचेगा। ठीक है, और dl समाकलन dl, यानी सारे dl आप मिला दोगे, dl 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 सारे dl मिला दोगे, तो बेटा इस वृत्त की क्या हो गई, परिधि। तो समाकलन dl का मतलब क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि। तो इसका मान रखते हैं E बराबर, तो कितना आएगा बच्चों, देखो लैम्बडा x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, और समाकलन dl, ये तो मान दे दिया लैम्बडा x 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, और समाकलन dl का मतलब क्या हो जाएगा, 2 पाई r, क्या हो जाएगा बच्चों, 2 पाई r। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया एक तरीके से। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको ऐसे भी कह सकता है
कि अगर x का मान बहुत ज्यादा हो r से, x का मान r से क्या हो, बहुत ज्यादा हो, x इज ग्रेटर देन क्या हो, r हो, तो आप इसका मान निकालिए। समझ रहे हो? जो समीकरण नंबर 3 या सॉरी 4 आ गया हमारे पास, ये इस समीकरण नंबर 4 में आपसे ऐसे बोल दे कि x का मान बहुत ज्यादा है r से, तो आप क्या करोगे, r को अपन क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों, छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा सवाल है, इसको देखिए एक बार आप। तो r होगा असल में क्लियर है बच्चों? तो इसमें अपन एक केस ले लें, यहां लिख रहा हूं मैं, देखो। तो पहली बात तो समीकरण 4 को अपन और कैसे लिख सकते हैं, देखो चूंकि यहां में लिखा था कि लैम्ब्डा का मतलब है q अपॉन 2 पाई आर, आवेश बटा लंबाई, यानी q बराबर क्या हो गया, लैम्ब्डा इंटू 2 पाई आर। तो वहां पर जो लैम्ब्डा इंटू 2 पाई आर है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, q। इसलिए समीकरण 4 से कैपिटल E इज इक्वल टू लैम्ब्डा इंटू 2 पाई आर को मैं क्या लिख रहा हूं, q। तो क्या आएगा, qx। लैम्ब्डा इंटू 2 पाई आर को क्या लिख दिया, q, तो qx अपॉन, और मैं 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट को भी k लिख देता हूं, ठीक है। kqx अपॉन, ये बच गया हमारे पास r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। क्योंकि हमें पता है q बराबर हमने किसकी जगह लिखा है, लैम्ब्डा अपॉन 2 पाई r की जगह, और जो k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो kqx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। तो आप इसको याद रखें, ठीक है। कैपिटल R त्रिज्या वाली वलय पर अगर q आवेश है तो उसके केंद्र से x दूरी पर कितना विद्युत क्षेत्र होता है, कितना होता है, kqx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। इसमें एक स्पेशल केस लें, स्पेशल केस, यदि x इज ग्रेटर देन r हो, तो यदि x का मान r से बहुत ज्यादा हो तो अपन क्या करेंगे, समीकरण 5 के हर में r स्क्वायर को छोड़ देंगे। तो इसका मान बहुत कम है तो स्क्वायर और भी कम होगा, जो मान 1 से कम होता है उसका स्क्वायर और भी कम होता है, तो अपन r स्क्वायर को छोड़ दें, हो तो समीकरण 5 के हर में, डिनोमिनेटर में, हर में r स्क्वायर को x स्क्वायर की तुलना में r स्क्वायर को x स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानकर छोड़ने पर, नगण्य मानकर छोड़ने पर, ठीक है। तो देखो भाई क्या मिलेगा समीकरण 5 से, देखिए। तो E इज इक्वल टू के क्यू एक्स, आर स्क्वायर को छोड़ दें तो एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, के क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यू, एक एक्स एक्स कटेगा 2 बच जाएगा, यानी हमारे पास क्या आ गया, बराबर के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो इसको अपन ऐसे भी देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है इस सूत्र से
कि सारा का सारा जो आवेश है वो वलय के केंद्र पर है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है वो इसके लिए होता है कि कोई Q आवेश है उससे x दूरी पर यहां पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा, तो कितना विद्युत क्षेत्र होगा यहां पर KQ/x²। तो अगर वलय की त्रिज्या बहुत कम है, अक्ष पर दूरी बहुत ज्यादा है जहां क्षेत्र निकालना है, तो ऐसा लगता है कि सारा का सारा आवेश वलय के केंद्र पर है, यानी KQ/x²। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। ठीक है, गुड नाइट, थैंक यू।